माय नेम इज़ आयुषी बंसल एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। नाउ स्टूडेंट्स, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ आप सबकी मोस्ट अवेटेड रिविजनरी बैच, मोस्ट अवेटेड रिविजनरी सीरीज फॉर योर टैक्सेशन सिलेबस। आप सबके बहुत टाइम से मैसेजेस आ रहे थे, कमेंट्स आ रहे थे कि हमें रिवीजन करवा दो टैक्स की एक बार, कि जिनके एग्जामिनेशन हम नवंबर या दिसंबर में आने वाले हैं तो एक बार फुल फ्लेज रिवीजन हो जाए। डेफिनेटली रिवीजन स्टार्ट करेंगे, वो भी हमारे यूट्यूब चैनल पर, जिससे कि आप सभी उस रिवीजन सीरीज़ का पार्ट बन सकते हो। ठीक है, अच्छा, अब ये रिवीजन सीरीज़ किस किस के लिए एप्लीकेबल रहेगी? तो CA, CS, CMA एंड फॉर अदर स्ट्रीम्स, ऑल स्ट्रीम्स एंड फॉर ऑल अदर स्ट्रीम्स जिनके भी टैक्स का एग्जामिनेशन आने वाला है, वो यहाँ से अपनी रिवीजन कर सकते हो। आप सबको हेल्प मिलने वाली है। ठीक है, अब स्टार्ट कैसे करेंगे? तो पहले हम GST से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द GST। आफ्टर दैट GST का सिलेबस कंप्लीट करने के बाद वी विल मूव टू द इनकम टैक्स पार्ट। ओके, यस। अच्छा, अब कुछ बातें क्लियर कर लें, उसके बाद रिवीजन स्टार्ट करेंगे। यस, डेफिनेटली। जो रिवीजन करेंगे वो कौन सी बुक से करेंगे? तो देखो, मैं आपको कहीं से भी कोई भी कंसेप्ट समझाऊंगी, आपके पास जो भी बुक होगी आप वहीं से देख लो। लॉ है स्टूडेंट्स, ये तो नहीं है ना कि मैं GST का मतलब किसी बुक से कुछ पढ़ाऊंगी, CS की बुक में कुछ और होगा। नहीं, सभी बुक्स में सेम होगा, सिर्फ समझने की बात है। ठीक है, ये चलो फिर स्टार्ट करें। हाँ, तो पहला हम स्टार्ट करते हैं बेसिक्स ऑफ GST से। अब ये GST होता क्या है? GST का मतलब है गुड्स एंड सर्विस टैक्स। इट मीन्स जब भी कोई पर्सन, टैक्सेबल पर्सन, गुड्स या सर्विसेज को सप्लाई करेगा तो उस पर GST लगता है, उसको GST चार्ज करना पड़ता है। अब यहाँ मैंने बोला गुड्स एंड सर्विस टैक्स। सो ये टैक्स क्या होता है? टैक्स होता है एक ऐसा पेक्यूनियरी बर्डन। कौन सा बर्डन? पेक्यूनियरी बर्डन। वाई आई एम सेइंग दिस पेक्यूनियरी? बिकॉज ऐसा कोई है क्या जो वॉलंटरली गवर्नमेंट के पास जाएगा, गवर्नमेंट मेरी बात सुनिए, मुझसे टैक्स ले लीजिए, मैंने इनकम अर्न करी है? नहीं। तो ये ऐसा बर्डन है, ऐसी फीस है जिसको गवर्नमेंट इम्पोज करती है। ठीक है, तो ये वॉलंटरी पेमेंट नहीं होती, इट्स अ पेक्यूनियरी बर्डन। अच्छा, अब कितने टाइप के टैक्सेस होते हैं? 2 टाइप के टैक्स होते हैं। एज इट्स अ रिविजन बैच मैं थोड़ी सी स्पीड फास्ट रखूँगी, किसी को डाउट आए, क्वेरी आए तो डेफिनेटली पूछ लेना। एक होता है DT, डायरेक्ट टैक्स, एक होता है IDT, इनडायरेक्ट टैक्स। अब डायरेक्ट टैक्स का मतलब होता है वो टैक्स जो कि उसी पर्सन को देना पड़ता है जिसकी की इनकम अर्न हुई होती है। इट मीन्स आई एम सेइंग, देखो, DT, डायरेक्ट टैक्स, इज सच अ टैक्स इन विच इंसिडेंस और इम्पैक्ट सेम पर्सन पर होता है। इंसिडेंस एंड इम्पैक्ट और ऑन द सेम पर्सन। अब ये क्या वर्डिंग आई, इंसिडेंस एंड इम्पैक्ट? तो सुनो, मैंने कहा कि मान लो चिंतामणि ने 70 लाख की इनकम अर्न करी है, उस पर टैक्स कौन देगा? चिंतामणि या फिर कोई और पर्सन? चिंतामणि देगा ना। तो इसका मतलब जिसने इनकम अर्न करी उसी की पॉकेट में से टैक्स जाएगा। इंसिडेंस एंड इम्पैक्ट और ऑन सेम पर्सन, वो होता है डायरेक्ट टैक्स। नेक्स्ट आता है इनडायरेक्ट टैक्स। अब इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है? मान लो अब एग्जाम्स आने वाले हैं, यू आर गोइंग टू मार्केट टू परचेज अ कैलकुलेटर। जब आप कैलकुलेटर परचेज करोगे, जब कैलकुलेटर परचेज करोगे, आपने 100 रुपीज़ का कैलकुलेटर परचेज कर लिया, वो शॉपकीपर कितने लेगा आपसे? मान लो कि 10% का GST चार्ज किया तो 10 रुपीज़ एक्स्ट्रा, यानी 110। अब गवर्नमेंट की नज़रों में टैक्स कौन देकर आएगा? कभी ऐसा देखा है क्या? मार्केट में जाते हो, रुको रुको शॉपकीपर, मैं टैक्स खुद से देकर आऊँगा गवर्नमेंट को? नहीं, आप शॉपकीपर को 110 दोगे, यानी पॉकेट पे, किसकी पॉकेट पे बर्डन पड़ा? आपकी पॉकेट पे। लेकिन टैक्स पेयर कौन बना गवर्नमेंट की नज़रों में? वो शॉपकीपर। सो इम्पैक्ट एंड इंसिडेंस आर नॉट ऑन द सेम पर्सन्स, तो उसको हम कहते हैं इनडायरेक्ट टैक्स। ठीक है, तो IDT में 2 पार्ट्स कौन कौन से रहते हैं? इनडायरेक्ट टैक्स कितने टाइप का आता है? एक होता है GST, दैट इज गुड्स एंड सर्विस टैक्स। सेकेंड होता है कस्टम, जो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट पर लगाई जाती है ड्यूटी। ठीक है, तो स्टार्ट करें अब। हाँ, अब स्टूडेंट्स, GST का मतलब क्या रहता है? इन्होंने कहा अगर कोई भी, देखो रिविजनरी बैच है, थोड़ी सी मैं फास्ट स्पीड ले रही हूँ। आई एम अगेन आस्किंग यू गाइज, अगर आपको कुछ भी क्वेरी आ रही है तो कमेंट सेक्शन में जल्दी से कमेंट कर दो। और हाँ, एक बात और इम्पॉर्टेंट बात है कि मैम यहाँ से रिवीजन तो कर लेंगे लेकिन ना इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पता नहीं चलते, हम ना टेस्ट नहीं दे पाते, उन सब का क्या करें? तो उसके लिए भी आई हैव अ सॉल्यूशन फॉर यू। डरने की कोई बात नहीं है। आप क्या करोगे, डिस्क्रिप्शन में मेरी ऐप का लिंक गिवन है। ठीक है,
प्ले स्टोर पे यू कैन सर्च इट आउट, आयुषी बंसल क्लासेस, उसको इंस्टॉल कर लो। बहुत सारे फ्री टेस्ट आपके लिए वहाँ पर आने वाले हैं, आपके फाइनेंशियल अकाउंटिंग के लिए भी और टैक्सेशन के लिए भी। ओके यस, चलो अब बात आती है यहाँ पर स्टूडेंट्स, नाउ द नेक्स्ट थिंग इज कि मैंने बोला कि जीएसटी कब लगता है। मैम कल को ना मैं किराना शॉप पे गया, मैंने उससे दाल मांगी, उसने तो जीएसटी नहीं लगाया, क्योंकि जीएसटी चार्ज करता है वो सप्लायर जो कि टैक्सेबल होता है। टैक्सेबल मतलब जिसका जीएसटी में रजिस्ट्रेशन है या फिर जीएसटी में अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं है बट दैट पर्सन इज लाइबल टू गेट रजिस्टर्ड। उसकी टर्नओवर इतनी हो चुकी है कि भाई रजिस्ट्रेशन करवा कर आओ, ठीक है। तो जब टैक्सेबल पर्सन कोई टैक्सेबल सप्लाई करता है तो उसको जीएसटी चार्ज करना होता है, ठीक है, समझ आया? यस। अब मैं आपको एक एग्जांपल करवाऊंगी जिससे कि आपको जीएसटी के फीचर्स बहुत अच्छे से समझ आ जाएंगे। स्टार्ट करें एग्जांपल। ओके स्टूडेंट्स, देखो यहाँ पर एक मैन्युफैक्चरर है, एक होलसेलर है, ये सभी एग्जांपल्स क्लास में कर चुके हैं, तो रिविजन करते टाइम आई होप सबको याद आ रहे हैं ना यार? यस। मैन्युफैक्चरर है, होलसेलर है, रिटेलर है और कस्टमर है, ठीक है। सपोज मैन्युफैक्चरर ने होलसेलर को एक प्रोडक्ट सप्लाई किया 100 रुपीज़ में और ये बोला 10% का जीएसटी लगेगा। कितना जीएसटी हो गया? 100 का 10% कितना होता है? 10 रुपीज़। तो यानी इस होलसेलर ने मैन्युफैक्चरर को टोटल कितने पैसे दिए? 100 रुपीज़ प्रोडक्ट के और 10 रुपीज़ जीएसटी, यानी 110 रुपीज़, ठीक है। इसमें से जीएसटी कितना है? 10 रुपये का। अब फिर अगर आप होलसेलर की जगह होते तो क्या करते? 100 रुपये का प्रोडक्ट 100 रुपये में सेल करते? नहीं ना, उस पर अपना प्रॉफिट मार्जिन रखते। अब याद करो मैंने बोला था प्रॉफिट मार्जिन आप जीएसटी पे नहीं रखोगे ना, क्योंकि जीएसटी तो एज इट इज गवर्नमेंट को देना होता है, दैट इज नॉट आवर पार्ट। तो एक्सक्लूडिंग जीएसटी प्रॉफिट रखेंगे, क्योंकि जीएसटी इज आवर लाइबिलिटी जो कस्टमर से कलेक्ट करके हमने गवर्नमेंट को देनी है, ठीक है। तो उसने सोचा चलो एक काम करता हूँ, होलसेलर ने, मैं रिटेलर को 100 का सामान 120 में सेल कर देता हूँ। 10% का जीएसटी यानी 12 रुपीज़ जीएसटी के लिए 132 कलेक्ट हो गया। यस, तो यानी इसने जीएसटी कलेक्ट किया है कितने का? 12 रुपीज़ का। ओके, अभी करेंगे वो बातें, ध्यान आती जा रही होंगी। यस। देन रिटेलर ने कस्टमर को सेल किया, उसने कहा जी 120 का प्रोडक्ट है, कस्टमर को 150 में सेल करूँगा, 10% का जीएसटी 15 रुपीज़, यानी कितना? 165। इट मीन्स जीएसटी कितना लिया? 15 रुपीज़। सब्र कर लो, अगर आपने ये एग्जाम्पल अच्छे से समझ लिया सो आई कैन एश्योर यू आपको पूरा फर्स्ट चैप्टर मतलब 90% फर्स्ट चैप्टर इस एग्जाम्पल से आपका कवर आउट हो जाएगा। यस, ओके, तो अच्छे से समझो। अब फिर क्या रहा? अब क्या रहता है, मैंने आपको बोला था कि जब भी हम परचेज करते टाइम पर, याद करो, जब भी हम परचेज करते टाइम पर जो भी जीएसटी पे कर आते हैं वो हमारा आईटीसी बन जाता है, इनपुट टैक्स क्रेडिट। इनपुट टैक्स क्रेडिट, और इनपुट टैक्स क्रेडिट का क्या मतलब होता है कि देखो जैसे ये पर्सन है, इसने पहले कहीं जीएसटी पे किया नहीं, तो गवर्नमेंट के पास गया और 10 रुपये का जीएसटी दे आया जो कस्टमर से चार्ज किया था। फिर अब होलसेलर की बारी आई, होलसेलर गया गवर्नमेंट ऑफिस में, उसने 12 रुपये का जीएसटी देना था, लेकिन उसने कहा मेरे पास आईटीसी है। आईटीसी का मतलब होता है कि जो हम परचेज करते टाइम जीएसटी पे कर आए हैं, इट मीन्स 10 रुपीज़ का। वो कह रहा है देखो जी 12 रुपये का जीएसटी मैंने 10 रुपये का जीएसटी मैंने मैन्युफैक्चरर को दिया था, मुझसे नहीं उससे ले लेना, उसने आपको दे दिया होगा, मैं तो बैलेंस 2 रुपये दूंगा, ठीक है। ये होता है आईटीसी को क्लेम करना, ठीक है। अभी देखना कैसे फीचर्स कवर होंगे इससे। फिर रिटेलर की बारी आई, रिटेलर ने कहा जी मैंने तो क्या किया है 15 रुपये का जीएसटी चार्ज किया है, लेकिन मेरे पास भी आईटीसी है, मैंने होलसेलर को 12 रुपये दिए थे, तो अब मैं आपको 3 रुपीज़ दूंगा। समझ आ गया पूरा एग्जाम्पल? अब देखना फीचर्स ऑफ जीएसटी कि कैसे पूरा जीएसटी यहाँ से आपका कवर होगा, ठीक है। देखो स्टूडेंट्स, जस्ट वेट इट आउट। मैम आपकी कौन सी बुक यूज़ कर रहे हो? आई एम यूजिंग द बुक ऑफ ICAI, लेकिन आपके पास जो भी बुक है, CA इंस्टीट्यूट, CMA इंस्टीट्यूट, CS इंस्टीट्यूट, आपके BCom MCom की बुक्स जो भी है जस्ट यूज है, ठीक है। उसी के चलो, आपको बुक शिफ्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ओके, जस्ट वेट। देखो सो कंसेप्ट ऑफ जीएसटी पे आ जाओ। अब देखना, इसने बोला जीएसटी एक वैल्यू एडेड टैक्स है। अब जीएसटी एक वैल्यू एडेड टैक्स कैसे है?
वो समझने की ट्राई करते हैं। ठीक है, समझे क्या? बोलो बोलो, समझे? ओके, चलो समझते हैं। जीएसटी, इसने कहा दैट जीएसटी इज अ वैल्यू एडेड टैक्स, कंटिन्यूस चेन ऑफ टैक्स क्रेडिट, बर्डन बॉर्न बाय फाइनल कंज्यूमर एंड नो कैस्केडिंग ऑफ टैक्सेस। ये चारों अभी मैं आपको उस एग्जाम्पल से समझा दूंगी। ठीक है, पहला था वैट, कि ये वैल्यू एडेड टैक्स है। अब वैल्यू एडेड टैक्स कैसे है? इसने 100 रुपीज़, होल सेलर ने 100 रुपीज़ का प्रोडक्ट 120 में सेल किया, हाँ, यानी उसने कितने रुपए की वैल्यू एडिशन करी? मैं वैल्यू एडिशन को इसको रेड मार्कर से कर रही हूँ। ठीक है, 20 रुपीज़ की, ठीक है, 20 रुपीज़ की वैल्यू ऐड करी। नीचे जाके देखो उसने गवर्नमेंट को टैक्स कितना पे किया मैम? 2 रुपीज़, क्योंकि आईटीसी लिया था। अल्टीमेटली वो कितने पर टैक्स दे रहा है इस वैल्यू एडिशन पे? दैट इज 20 इंटू 10%, 2 रुपीज़। वेरीफाई अगेन, रिटेलर ने कितनी वैल्यू ऐड करी थी मैम? 30 रुपीज़ ऐड की थी। ठीक है, अब आफ्टर आईटीसी यू कैन सी आउट कि उसने 3 रुपीज़ का टैक्स दिया, दैट इज 30 मल्टीप्लाई बाय 10%, तो सिर्फ वैल्यू एडेड पर टैक्स देता है। सेकेंड, उसने कहा दैट देयर इज नो कैस्केडिंग ऑफ टैक्सेस। नो कैस्केडिंग ऑफ टैक्सेस का मतलब होता है, कैस्केडिंग मतलब टैक्स पर टैक्स। देखो, क्या इसने टैक्स पर टैक्स लगाया? इसने ऐसा कहा था क्या कि अब जो आपको अगला टैक्स देना है, आप ये वाली आईटीसी सेट ऑफ नहीं कर सकते, उस पर भी दोबारा टैक्स लग रहा है? नहीं। सो देयर इज नो कैस्केडिंग ऑफ टैक्सेस हियर। सेकेंड क्या रहता है ना, पिछले वाले सिस्टम में क्या होता था कि मान लो मैंने बोला कि किसी पर्सन को एक्साइज ड्यूटी, मैन्युफैक्चरिंग करने पर पहले एक्साइज ड्यूटी लगती थी, हाँ, अब जो पेट्रोल पे लग रही है अभी भी, तो उसको क्या करना होता था? मान लो 100 रुपीज़ का प्रोडक्ट है, 12.5% की एक्साइज ड्यूटी लग गई, तो 112.5 हो गए। उसके बाद जब वो सेल करता था तो सेल टैक्स इस 112.5 पे लगता था, मतलब 12.5 रुपये के टैक्स पर भी आगे सेल्स टैक्स लगता था। इट मीन्स टैक्स पर टैक्स। लेकिन यहाँ ऐसा कुछ नहीं है क्योंकि जस्ट जीएसटी है, सो देयर इज नो कैस्केडिंग ऑफ टैक्सेस। ओके, नेक्स्ट हमारे पास इसका फीचर आता है बर्डन बॉर्न बाय फाइनल कंज्यूमर। देखो, इसने ना 15 रुपये दिए थे रिटेलर को, हम मार्केट में जाते हैं, जीएसटी देकर आते हैं, जितने का भी देते हैं, क्या उसको कहीं सेट ऑफ कर पाते हैं? नहीं मैम, कहीं सेट ऑफ नहीं कर पाते, हम तो देकर आ जाते हैं। तो फाइनल बर्डन, पूरा का पूरा जो टैक्स दिया है, इट इज़ बॉर्न बाय द फाइनल कंज्यूमर। ओके, सो आई होप समझ आ गया, आया ना? अच्छे से समझिए। फिर इसने कहा है आपको कंटिन्यूस चेन ऑफ टैक्स क्रेडिट्स। तो हमने ये बात देख ली है स्टूडेंट कि हर केस पे हम आईटीसी का सेट ऑफ ले रहे थे, यानी टैक्स क्रेडिट की कॉन्टिन्यूसली हम उसको टैक्स का कॉन्टिन्यूसली क्रेडिट ले रहे थे। ओके, ठीक है, ये जो मैंने आपको एग्जाम्पल समझाया है, यही उसका एग्जाम्पल इन्होंने यहाँ पे भी दिया हुआ है 1 लाख रुपीज़ के बेसिस पे। मैम दोबारा करना है क्या? नहीं करना। ओके, अब बात आती है कि जीएसटी इंडिया में क्यों आया? सो फॉर श्योर पिछले वाले सिस्टम में कुछ डेफिशिएंसीज थी, इसलिए आया। कौन कौन सी डेफिशिएंसीज थी? एक तो वहाँ पर कैस्केडिंग ऑफ टैक्सेस हो रहा था, डबल टैक्सेशन था, मैंने दिखाया ना आपको कैसे एक्साइज पर भी टैक्स लगता था। दूसरा, वहाँ पर क्या था कि अगर हम ना जैसे प्रोडक्शन करी तो हमने एक्साइज ड्यूटी पे करी, फिर सेल करी, इंटरस्टेट करी, तो मैंने आपको बताया था सीएसटी सेल चार्ज करते थे, सेंट्रल सेल टैक्स। इंट्रास्टेट पे वैल्यू एडेड टैक्स, जिनका आपस में कोई भी क्रेडिट अवेलेबल नहीं था। ठीक है, नेक्स्ट स्टूडेंट्स, पहले बहुत सारे टैक्सेस थे, स्टेट लेवल के अलग, सेंट्रल लेवल के अलग, इस वजह से भी दैट वाज अ डेफिशिएंसी, बहुत दिक्कत होती थी, आपस में उनका भी सेट ऑफ पॉसिबल नहीं था। बहुत सारे टैक्सेस थे, याद कर लो जल्दी से, रिवीजन क्लास है, पढ़ा हुआ है सब। जिसने अभी तक नहीं किया हुआ, मैम मैंने एक बार भी नहीं किया, मुझे समझ आएगा क्या? डेफिनेटली आएगा, बस जो एग्जाम्पल मैंने करवाया है उसको माइंड में रखो। ठीक है, पहले क्या था, बहुत सारे टैक्सेस थे, अब उन सबको हटाकर एक सिंगल टैक्स आ गया, दैट इज जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। पहले क्या था, सर्विस सप्लाई करी है, सर्विस प्रोवाइड करी है, सर्विस टैक्स, प्रोडक्शन करी जी, एक्साइज टैक्स, लग्जरी टैक्स, एंटरटेनमेंट टैक्स, ये टैक्स वो टैक्स, सब हटा दिया, एक टैक्स ले आए, दैट इज गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ओके, यस। अच्छा, अब नेक्स्ट यहाँ पर बात आती है कि जीएसटी का फ्रेमवर्क कैसा है इंडिया में। तो स्टूडेंट्स, इंडिया में जीएसटी का डुअल फ्रेमवर्क है। मैं आपको एक बात बता दूं, ये वाला जो क्वेश्चन है ना, ये सीए फाइनल लेवल पे भी दे हैव ऑलरेडी आस्क्ड। तो ऐसा कौन सा क्वेश्चन है? बात आई थी सीए, सीएस, सीएम में सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है
कि इंडिया में कैसा फ्रेमवर्क है जीएसटी का, कौन सा मॉडल अपनाया गया है। दो तरीके के मॉडल्स होते हैं, सिंगल मॉडल एंड डुअल मॉडल। इंडिया में सेंट्रल गवर्नमेंट भी टैक्स लगा रही है और साइमल्टेनियसली एट द सेम टाइम स्टेट गवर्नमेंट भी जीएसटी लगा रही है। तो इसका मतलब ये डुअल मॉडल जीएसटी है। ये डुअल मॉडल क्यों है, पेपर में रिपीटेड क्वेश्चन है, बिकॉज सेंटर एंड स्टेट साइमल्टेनियसली लेवी जीएसटी ऑन द टैक्सेबल सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस और बोथ। क्लियर? अच्छा, अब नेक्स्ट आता है ये सीजीएसटी, एसजीएसटी, यूटीजीएसटी, आईजीएसटी क्या होते हैं, समझने की ट्राई करना कि क्या है। अच्छा, अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है, क्लास समझ आ रही है, तो जल्दी से लाइक कर दो, कमेंट कर दो, शेयर करो विद योर फ्रेंड्स, एंड यस, डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल ऑल्सो। ओके, चलो नेक्स्ट अब बात करते हैं कि ये सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी और यूटीजीएसटी क्या होता है। तो देखो, हमारे पास ना दो तरीके की सप्लाईज होती हैं, एक होती है इंटरस्टेट सप्लाई और एक होती है इंट्रास्टेट सप्लाई। ठीक है, इंटरस्टेट सप्लाई का मतलब होता है जहां पर लोकेशन ऑफ सप्लायर और प्लेस ऑफ सप्लाई, लोकेशन ऑफ सप्लायर मतलब जहां से सप्लायर का जीएसटी रजिस्ट्रेशन है, प्लेस ऑफ सप्लाई जहां पर वो सामान पहुंचा रहा है, सर्विसेज दे रहा है। ठीक है, सो जहां पर लोकेशन ऑफ सप्लायर और प्लेस ऑफ सप्लाई अलग अलग स्टेट्स में होगी, डिफरेंट स्टेट्स, जहाँ पर वो डिफरेंट स्टेट्स या डिफरेंट यूनियन टेरिटरीज में होगी, उसको कहते हैं इंटरस्टेट सप्लाई। फॉर एग्जांपल देखो, जब स्कूल में कोई दूसरा स्कूल हमारे यहाँ पर ना क्रिकेट मैच खेलने आता था, हम कहते थे इंटर स्कूल कॉम्पिटिशन है। इंटर स्कूल कॉम्पिटिशन का मतलब कि किसी दूसरे के साथ कॉम्पिटिशन। तो इंटर स्टेट सप्लाई मतलब किसी दूसरी स्टेट में, दूसरी यूनियन टेरिटरी में सप्लाई। ठीक है, इंट्रा का डिक्शनरी मतलब होता है विद इन, सो इट मीन्स व्हेन, वेयर, location of supplier and place of supply are within a same state और within a same union territory, उसको बोलते हैं इंट्रास्टेट सप्लाई। ठीक है, अब स्टूडेंट्स मैं बार बार ना यूनियन टेरिटरी बोल रही हूँ, एक बार यूनियन टेरिटरी समझ लो। मैम यूनियन टेरिटरी हमें पता है, पता होगी, लेकिन एक बार समझिए। देखो, अभी तक आज तक ना हम सिर्फ सोशल स्टडीज़ में पढ़ते थे यूनियन टेरिटरी, लेकिन यूनियन टेरिटरीज की भी दो कैटेगरीज होती हैं, वो समझो। एक होती है यूनियन टेरिटरी विद लेजिस्लेचर, मतलब ऐसी यूनियन टेरिटरी जिसके पास अपनी विधानसभा है, ठीक है, जिसकी अपनी लेजिस्लेटिव असेंबली है, विद लेजिस्लेचर। एंड सेकंड इज विदाउट लेजिस्लेचर। कौन सी है? विदाउट लेजिस्लेचर। ठीक है, विद लेजिस्लेचर एंड विदाउट लेजिस्लेचर। अब देखो, पहले क्या था, इंडिया में टोटल 29 स्टेट्स थी। पहले क्या था, इंडिया में टोटल 29 स्टेट्स थी और 7 यूनियन टेरिटरीज थी। अब अमेंडेड सुन लो, जनरल नॉलेज के लिए भी बहुत ज़रूरी है। नाउ इन इंडिया देयर आर टोटल 28 स्टेट्स एंड 8 यूनियन टेरिटरी, यानी एक स्टेट जो है जम्मू कश्मीर, उसको इन्होंने यूनियन टेरिटरी में इंक्लूड किया है। समझ आया? अब मैम वो विद लेजिस्लेचर है या विदाउट लेजिस्लेचर है, चलो ये समझते हैं। ठीक है, सो हमारे पास इंडिया में स्टूडेंट्स 3 ऐसी यूनियन टेरिटरीज हैं विच आर विद लेजिस्लेचर। कितनी यूनियन टेरिटरीज हैं विच आर विद लेजिस्लेचर? 3 यूनियन टेरिटरीज हैं। ठीक है, चलिए उसके बारे में आपको समझाती हूँ। चलो, अच्छा मैम कौन कौन सी ऐसी हैं जो विद लेजिस्लेचर हैं? सो दिल्ली, जम्मू एंड कश्मीर एंड पुडुचेरी, जो पहले पौंडीचेरी कहते थे, पुडुचेरी, ये ऐसी हैं, दिल्ली, जम्मू एंड कश्मीर एंड पुडुचेरी विच आर विद लेजिस्लेचर। बाकी कैसी हैं? 5 यूनियन टेरिटरीज दैट आर विदाउट लेजिस्लेचर। ओके, ये अब इसका फ़र्क क्या पड़ेगा जीएसटी में, ये मैं आपको क्यों सोशल स्टडीज़ पढ़ाने लगी, तो समझो। इसने बोला अगर कभी भी इंटरस्टेट सप्लाई होगी, इंटरस्टेट यानी जहाँ पर लोकेशन ऑफ सप्लायर एंड प्लेस ऑफ सप्लाई आर इन डिफरेंट स्टेट्स, सो इन दैट केस वहाँ पर चार्ज होगा आईजीएसटी। आईजीएसटी का मतलब रहता है इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स। याद आ गया? यस, इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स। अगर स्टूडेंट्स कोई पहली बार रिविजनरी वीडियो देख रहा है, कोई भी डाउट होगा तो पूछ लेना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स, ये तो था किसकी बात? इंटरस्टेट की। अब बात आई हमारे पास इंट्रास्टेट की, मैम इंट्रास्टेट में क्या होगा? सो इन द केस ऑफ इंट्रास्टेट दे सेड कि यहाँ पर लगेगा सीजीएसटी प्लस एसजीएसटी और यूटीजीएसटी एज द केस में भी। अब ये क्या है? देखो, इसने कहा
इंटर स्टेट के केस में IGST, इंट्रा स्टेट के केस में 2 तरीके के टैक्सेस लगेंगे, एक तो CGST, ये तो लगेगा, प्लस इसके साथ में या तो SGST या तो UTGST। पहली बात तो मैम इससे तो टैक्स रेट में बड़ा अंतर आता होगा, नहीं। अगर किसी प्रोडक्ट का रेट 18% है GST का, तो इंटर स्टेट हुआ तो 18% का IGST लगेगा, इंट्रा हुआ तो यही 18 2 पार्ट्स में 50-50% की रेशियो में डिवाइड होगा, दैट इज 9% CGST एंड 9% SGST और UTGST एज द केस में भी, ठीक है। अब मैम ये लगता कब है, SGST कब और UTGST कब? तो इंट्रा के केस में अगर तो सप्लाई हुई है विद इन अ स्टेट तो CGST प्लस SGST, बट इफ इट इज विद इन अ यूनियन टेरिटरी ना, वो एक यूनियन टेरिटरी में हुई है तो यानी लोकेशन ऑफ सप्लायर और प्लेस ऑफ सप्लाई आर विद इन अ सेम यूनियन टेरिटरी, सो CGST प्लस UTGST, ठीक है। लेकिन हर यूनियन टेरिटरी के केस में क्या UTGST लगेगा? नहीं। अगर तो यूनियन टेरिटरी है विदाउट लेजिस्लेचर यानी जिसकी अपनी विधानसभा नहीं है तो CGST प्लस UTGST, बट इफ इट इज अ केस यूनियन टेरिटरी विद लेजिस्लेचर तो उस केस में स्टूडेंट्स वहाँ पर लगेगा CGST प्लस यानी जिसके पास अपना लेजिस्लेचर है उसको स्टेट का दर्जा दे दिया प्लस SGST। ओके, सो आई होप ये भी समझ आ गया आपको अच्छे से कि कब क्या लगता है, ठीक है। चलो वेरी गुड वेरी गुड। अब एक बार आपको दिखा देते हैं यहाँ से बुक से भी। सो डुअल GST में समझ आया स्टूडेंट्स आपको कि CGST कब लगना है और SGST और UTGST IGST कब लगना है। ओके, दिस इज द कंप्लीट पार्ट है। नेक्स्ट हमारे पास आता है लेजिस्लेटिव फ्रेमवर्क। तो लेजिस्लेटिव फ्रेमवर्क में क्या है, एक सिंगल लेजिस्लेटिव फ्रेमवर्क है CGST एक्ट 2017, ठीक है। मैम ये वाला कब है, अगर CGST के लॉज लिखे हैं CGST एक्ट 2017 में, SGST के SGST एक्ट 2017 में, UTGST के UTGST एक्ट 2017 में, बस इतना ही है। और इसमें साथ में आपको बता दिया यूनियन टेरिटरीज जिनकी अपनी लेजिस्लेचर है, जो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, दिल्ली, जम्मू कश्मीर, पुडुचेरी, सबकी बुक्स में सब लिखा हुआ है, टेंशन मत लो, ठीक है। अब बात आती है यूनियन टेरिटरी जो विदाउट लेजिस्लेचर है वो कौन कौन सी है, वो 5 यूनियन टेरिटरी। फर्स्ट अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, लक्षद्वीप, लद्दाख, हाँ लद्दाख भी अब यूनियन टेरिटरी दैट इज विदाउट लेजिस्लेचर में इंक्लूड है। पहले होता था मैम, फिर लद्दाख आने से तो यूनियन टेरिटरीज बढ़ गई ना, बट एक ही बढ़ाई, जम्मू कश्मीर भी आई। सुनो, पहले 2 यूनियन टेरिटरी थी, दादरा एंड नगर हवेली और दमन एंड दीव, अब इनको एक कर दिया, ठीक है। सो इट्स नाउ दादरा एंड नगर हवेली एंड दमन एंड दीव एंड चंडीगढ़, ठीक है, क्लियर। फिर आता है कि गुड्स और सर्विसेज को कैसे क्लासिफाई करें। अब हो सकता है कि हम ब्रेड कह रहे हैं, ठीक है, अब ब्रेड को, चपाती को भी ब्रेड कहते हैं, वो जो वाइट ब्रेड आती है पैकेट में उसको भी ब्रेड कहते हैं, तो कैसे पता लगाएं किसकी बात हो रही है, उसका नाम कैसे दें। सो उसके HSN के बेसिस पे हार्मोनाइज सिस्टम नॉमेनक्लेचर कोड होते हैं, ठीक है, बस HSN के सिस्टम पे देना है। सर्विसेज के केस में, सर्विसेज के केस में हम उसको देंगे ऑन द बेसिस ऑफ देयर सर्विस कोड। ओके, ये फिर अच्छा, किसको कब रजिस्ट्रेशन करवाना है तो वो हम यहाँ से नहीं करेंगे, जब हम रिविजन करेंगे रजिस्ट्रेशन चैप्टर की हम ये तब करेंगे, क्योंकि तब तक आपको और ज़्यादा टर्मिनोलॉजी की क्लियरेंस मिल जाएगी जो अभी नहीं है। नेक्स्ट, अच्छा ये कंपोजिशन स्कीम, एग्जाम्पशन, सीमलेस फ्लो ऑफ क्रेडिट, इन सब पर स्टूडेंट्स पूरे एग्जाम्पशन तक पे पूरे आपके चैप्टर्स आने हैं, वहाँ पे बात करेंगे। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द सीमलेस फ्लो ऑफ क्रेडिट। अब ये सीमलेस फ्लो ऑफ क्रेडिट उसने क्या बोला, उसने कहा ITC जो है वो हर केस में कंटिन्यूसली चेन ऑफ क्रेडिट ITC का सेट ऑफ मिलता जाएगा। तो ऐसा नहीं है कि ITC का सेट ऑफ आपको एक स्टेट पे मिलेगा और दूसरी पे नहीं। सो देयर शैल बी अ सीमलेस फ्लो ऑफ क्रेडिट, ठीक है। लेकिन अब बात आती है कि मैम ये तो समझ आया, लेकिन अब ITC जो है वो कभी IGST का अवेलेबल होगा, कभी CGST का, कभी SGST का, कभी UTGST का, मतलब कभी हमने इंटरस्टेट है तो IGST पे किया, फिर ये आपस में सेट ऑफ कैसे करेंगे। ये बोलेंगे नहीं कि CGST मैं तेरी हेल्प नहीं करूँगा या SGST आई एम नॉट गोइंग टू हेल्प यू, तो ऐसा कैसे रहेगा। इसके लिए रहता है ऑर्डर ऑफ यूटिलाइजेशन ऑफ क्रेडिट। क्या रहता है, ऑर्डर ऑफ यूटिलाइजेशन ऑफ क्रेडिट। अब इसके ऊपर एक कंप्लीट वीडियो आपको मिल जाएगी, डैट व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ यूटिलाइजेशन ऑफ क्रेडिट, वो आएगी आपके पास पार्ट नंबर 2 में, ठीक है।
तो ये आपको वहाँ से क्लियर हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, सो आई होप आज के लिए बहुत हुआ, आपको अच्छे से लेक्चर आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट पार्ट में हम इस चैप्टर को कंप्लीट रिवाइज कर लेंगे, जितने भी पॉइंट्स हमारे रह गए हैं। ओके, सो जस्ट एक काम करिएगा, फटाफट से नोटिफिकेशन ऑन कर लो। नोटिफिकेशन ऑन कैसे करनी है, सब्सक्राइब माई चैनल, उसके ऊपर एक बेल आइकन आ रहा है, बेल आइकन को अभी की अभी प्रेस कर लो। लाइक दिस वीडियो, कमेंट ऑन दिस वीडियो एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। आई होप यू लाइक इट। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।